यूरोप में सेटल होने के सबसे बढ़िया और अच्छे तरीके। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। आज की ये वीडियो बहुत ही बेसिक जानकारी पर रहने वाली है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने इस बारे में काफ़ी बार बात की हुई है, पर जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही लंबे समय से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा था, ना ही कोई पोस्ट कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और बहुत ही लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। इसलिए मैं ये जानकारी थोड़ी बेसिक पर से स्टार्ट करूँगा, बाद में इसकी डिटेल में अगली वीडियो में जाते रहेंगे। तो मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्यों नहीं मैंने इतने दिन से वीडियो डाली, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर इस वीडियो में उसके बारे में बात करने जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। हम उस टॉपिक पर बात नहीं करते कि मैं क्या कर रहा था, कहाँ था, क्या नहीं कर रहा था। हम बात करते हैं इस टॉपिक पर कि यूरोप में सेटल होने के सबसे बढ़िया बढ़िया तरीके कौन से हैं। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि काफ़ी सारे तरीके हैं, पर कुछ मेन 4-5 तरीके होते हैं। पर मैं एक रिकॉल करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, यूरोप में सबसे पहले जो हर बंदे के लिए इजीली अवेलेबल तरीका होता है वो होता है वर्क वीज़ा। अभी वर्क वीज़े में क्या होता है कि आपके पास कोई हुनर है, आप टैलेंटेड हो, जैसे कि आप आईटी सेक्टर में काम करते हो, आप कोई लॉ फर्म में लॉयर हो, या फिर आप इंजीनियर हो जहाँ आप बहुत ही टेक्निकल काम जैसे सीएनसी मशीन वगैरह, ड्राइविंग वगैरह, कोई अच्छे स्किल आपके पास हैं जो मतलब कि इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उस स्किल को यूज़ करते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, जिस कंपनी में उस स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसमें अप्लाई करते हो जॉब के लिए। तो अगर इंटरव्यू कंडक्ट होती है आपकी, या फिर आपको रिज्यूमे बेस पर भी लिया जाता है आपका एक्सपीरियंस देखकर, आपका प्रीवियस काम देखकर, तो अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है उस कंपनी की तरफ से, तो वो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप क्या करेंगे कि वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, या फिर वो कंपनी ही आपका वर्क परमिट अप्लाई करवा देगी वहाँ की इमिग्रेशन के अंदर। उसके बाद उसी वर्क परमिट के बेस पर आपको एम्बेसी से मिल जाएगा वर्क वीज़ा। अभी ये जो वर्क वीज़ा है वो लेकर अगर आप उस कंट्री में जाते हो, उस कंट्री में जाकर अपने टैक्स अच्छे से पे करते हो, अच्छे से रहते हो, अपनी सैलरी प्रॉपरली ले रहे हो, ज़्यादा जॉब नहीं चेंज कर रहे, ज़्यादातर एक ही कंपनी में स्टे कर कर प्रॉपरली काम कर रहे हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आप खर्चा वहाँ कर रहे हो, आपके पास एक लीगल रेजिडेंस प्रूफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। ये सारी चीज़ें होंगी जो कि हर एक वीज़ा की कैटेगरी में ये चीज़ें चाहिए ही होंगी। सब कुछ मिलाकर 5 साल का आपका जब वर्क वीज़ा वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ रेजिडेंस परमिट, जो वहाँ पर टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट मिलता है किसी भी पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर अप्लाई करने के लिए, बेशर्ते आपके टेस्ट होंगे वहाँ की लैंग्वेज के, हिस्ट्री के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप पीआर गेन कर लोगे। पीआर के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ऑलमोस्ट वही रूल हैं सारी कंट्रीज़ के। रोमानिया के बारे में मैंने बनाई थी वो पीआर की वीडियो, ऑलमोस्ट सभी रूल हैं, थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगा, बट रूल सारे थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी सब मेन जो रूल हैं वो ही हैं। तो ये एक तरीका है सेटल होने का। दूसरा तरीका है स्टडी वीज़ा। अभी स्टडी वीज़ा में क्या होता है कि जो छोटी एज के लड़के लड़कियां हैं, जैसे जिन्होंने 12th पास किया है अभी, या ग्रेजुएशन की है, जहाँ फिर लगा लें कि मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टडी वीज़ा के बारे में इंडिया जैसी कंट्री में बताने के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पर जो स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं और ऑलमोस्ट सबको ही जानकारी होती है। बट थोड़ी बहुत डिटेल जो आपको नहीं पता होती है, कुछ पॉइंट हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, मोस्टली जो आप रिसर्च करेंगे तो फिर ही पता चलेंगे, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में बिना किसी ज़्यादा तंगी और परेशानी के अच्छी जॉब पर अच्छे तरीके से सेटल होना चाहते हो, तो उसके लिए स्टडी वीज़ा जो है बेस्ट है।
कैसे बेस्ट है, उसके लिए होता क्या है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको हमेशा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी चाहिए। अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपके नाम के पीछे यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ जाएगा, दूसरा कि उससे क्या होगा कि आपके जो हाइप है स्टडी की कि इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है वो बन जाएगी। दूसरा क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो प्लेसमेंट करवाती हैं बहुत ही बढ़िया कंपनियों में। कॉलेज नो डाउट के कॉलेजेस भी करवाते हैं, बट जो यूनिवर्सिटी का लेवल है वो अलग ही है। सो यूनिवर्सिटी जब भी प्लेसमेंट कराती है किसी बढ़िया कंपनी में कराती है, तो अगर आप अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और वहाँ की प्लेसमेंट से किसी जॉब में जाते हो तो हमेशा ही आपका जो करियर है बहुत इजीली बहुत बढ़िया तरीके से सेटल हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रियों के बारे में दूसरा पॉइंट ये सबसे खास है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में पढ़ाई करने जाना चाहते हो, किसी भी यूरोपियन कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो और आप वहाँ की नेशनल लैंग्वेज सीख कर जाते हो तो आपकी पढ़ाई का खर्चा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी हाँ, यूरोप में नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने का खर्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जिस देश में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जर्मनी में जाना चाहते हो और जर्मन भाषा सीख कर जाते हो तो आपका जो पढ़ाई का खर्चा है वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई ट्यूशन फीस ही नहीं देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, आपने अच्छे नंबर लिए हैं, काफ़ी अच्छे ग्रेड्स से पास होते हो और आप किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट भरते हो और उसमें आप ग्रेड ले जाते हो, उसमें आप मेरिट में आ जाते हो, तो उससे आपको एक और बेनिफिट हो जाएगा। वो बेनिफिट ये होगा कि आपको वहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ने की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इवन पढ़ने की ही नहीं, आपको वहाँ पर रहने की भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। प्रदेश में जाकर यही होती है एक स्टूडेंट के लिए कि उसको पढ़ना भी है, उसको काम कर कर अपना खर्चा भी निकालना है। तो अगर आपने स्कॉलरशिप ले ली तो आपकी ये टेंशन ख़त्म है। मैं यूरोप में रहा हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ और वहाँ पर बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, डॉक्टर थे, वो एक्वाडोर से थे। तो उन्होंने स्कॉलरशिप ली थी और स्कॉलरशिप पर वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उनका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था इंग्लिश में। तीसरा फ़ायदा ये हो जाता है स्टडी बेस पर कि आप जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वहाँ पर ही आपके जो है वहाँ उस देश के लोग हैं उनसे आपके अच्छे लिंक बन जाते हैं, जिससे अगर आपको प्लेसमेंट नहीं भी मिलती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो आपके लिंक अच्छे होने की वजह से आपको स्टडी के बाद अच्छी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मिल जाती है, क्योंकि लिंक बहुत काम आते हैं भाई। लिंक की इम्पोर्टेंस कम मत समझिएगा। अभी पढ़ाई का तो हो गया कि पढ़ाई कैसे करनी है और उसके बाद वर्क कैसे मिलेगा। इसमें सेटल होने का तरीका क्या है? देखिए, जब आप स्टडी यूरोपियन किसी कंट्री से करते हो तो आपको एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट वर्क परमिट पर जा रहे हो तो आपको अपने जाकर वहाँ के एजुकेशन अथॉरिटी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे। अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो फिर आपको पर्टिकुलर जॉब मिलेगी, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पढ़े ही वहाँ पर हो तो कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। पूरे यूरोप में आपकी यूरोपियन किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, पूरे यूरोप में वो वैलिड होंगे। यूरोप क्या, अमेरिका कनाडा में भी वो वैलिड होंगे। कि पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद काम भी मिल गया, तो पीआर कैसे हुई? पीआर का प्रोसेस वही है जैसे वर्क वीज़ा का है। पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ काम मिला, काम मिलने के बाद आपको पीआर के लिए प्रोसेस करना है, टैक्स पे करने हैं, पीआर मिल जाएगी। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने स्टडी उस देश में की है, उसकी इम्पोर्टेंस मत भूलिए। उससे आपको स्टैंडर्ड जॉब मिलेंगी, हाई फाई जॉब मिलेंगी। सो वर्क वीज़ा से स्टडी वीज़ा प्रेफरेबल होता है। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है सेटल होने में, बट देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। देर आएंगे बट अच्छा पैसा कमा जाएंगे दूसरे वाले से। तीसरा टाइप है इन्वेस्टमेंट वीज़ा।
अभी इन्वेस्टमेंट वीज़ा क्या है कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें पॉपुलेशन कम होती जा रही है। कुछ टिपिकल एरिया हैं हर यूरोपियन कंट्री में, जो जैसे रिमोट एरिया हैं या रूरल एरिया हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ टाइम टाइम पर एक ऑफ़र देती रहती हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर जाकर अपना कोई बिजनेस खोलेंगे और उस एरिया को फिर से रहने लायक बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आने और सेटल होने का जो है चांस देती है। हाँ, उसमें आपको फाइनेंशियली काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कोई बिज़नेस वहाँ पर खोलना पड़ता है, कोई कारोबार खोलना पड़ता है, जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, तो उसमें भी आपको जो है वहाँ पर विद फैमिली पेयर मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। इसके बाद चौथा तरीका आता है फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा। अभी फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा क्या है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या वीज़ा होता है, कैसे होता है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से नई वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो नए रूल के हिसाब से मैं नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट आइडिया लेने के लिए वो वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है। वैसे इस वीडियो में मैं इतना बता देता हूँ कि फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा होता है कि आपके ब्लड रिलेशन का कोई बंदा ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड है किसी यूरोपियन कंट्री में, वो पीआर है, अच्छा कमा रहा है, और आप उसके पास जाना चाहते हो। जैसे बहन भाई खून के जो सगे बहन भाई होते हैं और वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो उस बेस पर ये वीज़ा जो मिल जाता है। इसमें कंडीशंस होती हैं कि जो वहाँ पर बंदा रह रहा है उसको आपके लिए उसको दिखाना पड़ता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो आपको वहाँ पर रख सकेगा, खिला पिला सकेगा, घुमा फिरा सकेगा, आपका मेडिकल वगैरह देख सकेगा, तो होकर आपका वो वीज़ा जो है मिल जाता है। कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल है, सारा कुछ मेरी उस वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की वीडियो में। दोस्तों, इसके अलावा सेटल होने के लिए और भी काफ़ी सारी कैटेगरी के वीज़ा आते हैं, जैसे बिजनेस वीज़ा हो गया या फिर गोल्ड वीज़ा या स्पेशल वीज़ा हो गया, बट उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो टिपिकली अगर देखा जाए तो यही 3-4 तरीके हैं जो ज़्यादा एक्यूरेट हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। यही मेन तरीके हैं जो आपको इजीली सेटल करवा सकते हैं। वैसे तो मैंने हर वीज़ा टाइप पर के वो वीज़ा कैसे लेना है, क्या क्या रूल्स हैं, उसके बारे में एक बेसिक से रूल्स की क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब पर डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। बट क्या होता है कि यूरोप है, साल दर साल कोई ना कोई रूल चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए रेगुलेशंस आते रहते हैं। यूरोप नहीं, हर कंट्री में रेगुलेशंस जो हैं चेंज होते रहते हैं। तो कोशिश करूंगा कि फिर से एक डिटेल वीडियो की सीरीज़ चालू कर दूं जिसमें हर वीज़ा को कैटेगरी वाइज डिटेल में बताया गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे वो करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। पर अभी के लिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल की सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।